साहिल आपका बेटा है अकबर साहब? हाँ रियाज, ये मेरा बेटा है, मगर तुमने इसके चेहरे पर बाप के लिए नफरत देखी, इसने मुझे पहचाना भी नहीं और चला गया। सब ठीक हो जाएगा अकबर साहब, सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या मालूम था कि हर रोज जिससे मकान के किराए का तकाजा करने में उसके घर जाता हूँ वो आपका बेटा है। तो तुम्हें उसका घर मालूम है? जी। तो नहीं कुछ, अभी आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आप सामना नहीं कर पाएंगे अपने बेटे से। मील इज रेडी। ओह, तो आखिरकार हो ही गया, मगर हाजरीन में से एक यानी भाईजान जा चुके हैं। कहाँ? भाई कोई सवारी टैक्सी में अपना सामान भूल गई थी, वो वापस करने गए हैं और मेरा ख्याल है कि खाना बाहर ही खाएंगे। खाना भी बाहर खाएंगे? हाँ हाँ। बैड लक। कितनी मेहनत से मैंने पकाए हैं कोफ्ते, कितने मसाले यूज किए, कितने चम्मच चलाए, तब जाके कोफ्ते तैयार हुए और वो चले गए। ओह हाँ, सिर्फ भाईजान ही नहीं रहते इस घर में, कोई और भी तुम्हारे खाने की तारीफ कर सकता है। और वैसे भी एक कोफ्ता शनास तुमने भगा दिया है। कौन? अरे वो सलजूकी भाई, बेचारे खाने के आसर में बैठे हुए थे, तुमने भगा दिया। छोड़ो, तुम भी पता नहीं किसकी बात लेके बैठ गई हो। वो भी तो खामखा मेरे पीछे पड़ गए थे, आपने मेरे ऐड में काम किया है। वो ऐसे तो नहीं कह सकते रूबी, जरूर कोई चक्कर है। चक्कर? अरे देयर इज नो चक्कर। अच्छा, कौन सा चक्कर? कैसा चक्कर? कहाँ का चक्कर? क्यों चक्कर? देयर इज ओनली घन चक्कर। अच्छा। असल में मेरी एक कजन है, उसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है। हू बहू यही शक्ल है उसकी, तो वो मुझे कजन समझकर अच्छा, तो वो समझ रहे कि शायद तुमने वो काम किया है। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ। वो तो चली गई जर्मनी और मुझे मुसीबत में छोड़ गई। बताओ, और यहाँ आने से पहले ये मौसूफ मुझे एक दफा कहीं बाहर मिले थे। अच्छा। हाँ, और मुझे कजन समझ के मेरे पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए। आपने मेरे इश्तिहारी फिल्म में काम किया था ना, यानी कि एक्सक्यूज मी, दोबारा एक इश्तिहारी फिल्म में काम कर ले, बताओ जरा। और इसलिए तुम उनसे छुपते फिर रही थी घूंघट निकाल के। हाँ तो और नहीं तो क्या, इसीलिए तो घूंघट निकाल के मुंह छुपा रही थी, और अचानक उन्होंने देख लिया तो देख लो तुम्हारे सामने फिर शुरू हो गए थे, आप वही हैं, आप वही हैं। खूब ठीक ठाक लताड़े। वैसे आदमी है बेचारे बहुत अच्छे, बस जरा बेवकूफ से हैं। जरा बहुत जरा। सबा, तुम जरा सोचो। कैसे? सोच, शुरू कर दो सोचना। ऐसे नहीं, ऐसे सोचो। शुरू कर दिया सोचना। तुम जरा सोचो, अगर कभी ये मौसूफ मेरे डैडी के सामने आ गए और इन्होंने कहा कि मैंने चंद पैसों के लिए, लिटिल मनी, यू नो, थोड़े से पैसों के लिए इनके एड में काम किया है, कितना दुख पहुंचेगा। हाँ। यानी कि आप गौर करें, इस पॉइंट पे गौर करें, रोशनी डाल दें आप इस पॉइंट पे। हाँ, इतना डायरेक्ट दिल को लग जाएगी ये बात। वो तो तवक्को भी नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल। हाँ। सबा, मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जान देते हैं मुझ पर। हाँ रूबी, तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हारे लिए एक मोहब्बत करने वाले बाप का साया मौजूद है। औलाद भी मेरे साए से गुरेजा है। एक बेटे को पता चला कि मैं गांव से शहर आ गया हूं तो मेरे पहुंचने से पहले तफरी के लिए कहीं रवाना हो गया। दूसरा सरे राहे नजर आया तो मुझसे मिले बगैर यूं चला गया जैसे कि मैं उसके लिए एक अजनबी था। कैसी
बदनसीबी है रियाज। नसीबों को इल्जाम क्यों दे रहे हैं अकबर साहब? यह आपकी अपनी गलती है। मैं आपका मुलाजिम भी हूं और दोस्त भी, इसलिए कहने का इतना हक जरूर है कि जवानी में जो फसलें आपने बोई थी आज बुढ़ापे में काट रहे हैं, तो कोई ना कोई कांटा तो जरूर चुभेगा ना सर। तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे हो जैसे सारा कसूर मेरा है। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मानता हूं कि आप बहुत मजबूर थे, लेकिन औलाद तो सूखी जमीन की तरह बाप की मोहब्बत की प्यासी होती है। वो किसी और वादी में बरस कर आने वाले बादलों की मजबूरियां नहीं जानती, सिर्फ अपनी मिट्टी की तपिश महसूस करती है। आप इस बात से भला कैसे इनकार कर सकते हैं कि सुहेल और सबा कभी भी आपकी मोहब्बत से सैराब ना हो सके? इन महरूमियों का इजाला कैसे होगा रियाज? जल्दी ना कीजिए अकबर साहब, जल्दी ना कीजिए। मैं किसी रोज उनके घर जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी में मुझसे एक गलती हो गई। मैंने बारानी साहब को फोन कर दिया कि मैं शहर आ गया हूं और उनसे मिलने के लिए आऊंगा। जब आपको मालूम है कि अब वो नहीं आएगा तो फिर आप क्यों जाती हैं? जब वो एक बार आया था तो दोबारा भी आ सकता है। शायद उसे एहसास हो जाए कि मैं उसका कितना इंतजार करती हूँ। मेरे ख्याल में तो यही बहुत है कि आप उससे ख्यालों में मिल लिया करें। हाँ, बेवकूफ हो तो। ख्याल की कुव्वत को टेलीपैथी कहते हैं। जब तवज्जो को एक मरकज पे लाकर किसी का ख्याल किया जाए तो उससे ज़हनी राब्ता पैदा हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊं कैसे होता है? नहीं नहीं बीबी, मुझे अभी बर्तन साफ करने देर हो रही है ना। ये लोग क्या जाने टेलीपैथी किसे कहते हैं, लेकिन मुझे भी तो नहीं पता कि टेलीपैथी कैसे करते हैं। कोशिश करके देखती हूँ। आओ आओ मेरे आइडियल, आओ आओ आ जाओ। कब तक यूं ही खोए रहोगे ख्यालों में? कब तक भटकते रहोगे अजनबी सरजमीनों पर? कब तक सफर करते रहोगे सुनहरे बादलों के संग? आओ मुझसे ज़हनी राब्ता करो। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सेठ अकबर हैं, बड़े साहब के दोस्त। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। आप 4-5 साल पहले भी यहाँ आए थे शायद। हाँ, मगर तुम सपना बेटी क्या कर रही थी? कुछ नहीं कुछ नहीं, इस घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती रहती हैं। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में खुदा नहीं खुदाफिज। आपकी तारीफ। ये अकबर अंकल है, डैडी के दोस्त। पहले आए थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। ओह अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी होती। ये गाने के अलावा आप क्या करते हैं? ये एफए के इम्तिहान दिया करते। शट अप शट अप शट अप। नहीं नहीं, आपको नहीं, आप यहाँ तशरीफ रखिए, बैठे बैठे प्लीज, तशरीफ रखिए। अरे छोड़ो, अरे मैं कदम छोड़ो, छोड़ो मुझे, अरे 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 छोड़ो छोड़ो, अरे खबरदार खबरदार खबरदार, अरे छोड़ो यार, हटो ना भाई। क्या हो रहा है यार, ये क्या तरीका है?
क्या हुआ, क्या बात है? आप इन्हें तमीज सिखाइए इंस्पेक्टर साहब। इन्हें मालूम होना चाहिए कि थाने में एक मुअज्जिज आदमी आया हुआ है। कौन है वो? कौन? अरे मैं हूँ मुअज्जिज। बड़े अफसोस की बात है, एक इतनी मुअज्जिज शख्सियत आपको नजर नहीं आ रही है। कौन हो तुम? मैं जेडी, जेडी, मिस्टर जेडी, मैट्रिक सेकंड डिवीजन फ्रॉम सरगोदा डिवीजन। ठीक है, क्यों लाया इसको? जनाब आपने बताया था कि खफ्तुल हवास आदमी किसी टैक्सी से जहेज का टेची कैसे ले गया था, वही है। अरे क्या? अरे भाई खफ्तुल हवास है तो उसे पकड़ो, मुझे यहाँ क्यों ले आए? सर ये हमें एक बड़े पाइप के पास नजर आया और हमने इसे काबू कर लिया। काबू? अच्छा, तो मुझे खफ्तुल हवास समझकर इन्होंने काबू कर लिया। क्या मतलब है इनका? क्या मैं नॉनसेंस हूँ? हालांकि मुझ में 6 के 6 सेंसेस मौजूद हैं। क्या कह रहे हो तुम? सेंसेस टोटल 5 होते हैं। वो मुझ में एक सेंस फालतू है स्टेपनी के तौर पर। भाई क्या पता कभी कोई सेंस पंक्चर हो जाए, है ना भाई? लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि मुझे यहाँ पकड़ कर लाने पर इन दोनों का अंजाम बहुत अफसोसनाक होगा। अंजाम तो उस वक्त पता चलेगा बच्चू जब तेरे ऊपर छितरौल होगा। छितरौल? वेट अ मिनट फॉर 5 मिनट्स। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये छितरौल क्या होता है? ये एक दिलचस्प अमल है। जब किसी चालाक मुलजिम से चोरी का माल बरामद कराना हो, हम चितरोल करते हैं। अच्छा, चोरी है? क्या मतलब है? मैं चोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैंने तो यह अटैची केस खोल कर भी नहीं देखा। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। पता आपको एक दफा क्या वाकया हुआ था? क्या हुआ था? मैं सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक मैंने देखा 100 का एक नोट पड़ा हुआ है। मैंने वो उठाया, जेब में रखने लगा तो अचानक मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज दी, नहीं जेदी, तुम ये नोट जेब में नहीं रखोगे। ये नोट तुम्हारा नहीं है, जिसका है वापस कर दो उसे ये नोट। मैंने फौरन आवाज लगाई, किसका है ये 100 का नोट? किसका है ये 100 का नोट? ये होती है ईमानदारी। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन किसी का सामान टैक्सी से ले जाते हुए तुमने ये नहीं सोचा कि ये किसका है? टैक्सी? मैंने तो 17 साल से रिक्शा में सफर नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मैं पैदल चलता हूँ, मारा फिरता हूँ, एक पाइप में रहता हूँ। एक बुढ़े बाबे ने मेरे पाइप पर अनऑथोराइज्ड कब्जा कर लिया था। मैंने उसे निकाला तो वो अपना यह अटैची केस मेरे पास भूल गया। हाँ, बहुत मशकूक था वो बाबा। ये टमाटर तो ठीक नहीं है, दूसरा दो भाई। ये लीजिए, दूसरा ले लीजिए। हाँ, ये लो। अच्छा भाई, यार ये कम तो नहीं पड़ेगी सब्जी? मुझे क्या पता, आप सोच लीजिए। हाँ, अच्छा एक काम करो कि वो 12 किलो गोल कद्दू और दे दो। 12 किलो कद्दू? हाँ। कोई दावत है क्या? आप क्या करेंगे 12 किलो कद्दू का? हाँ, वाकई ये बात तो है बड़ी इम्पोर्टेंट कि 12 किलो गोल कद्दू का मैं क्या करूँगा। हाँ, अच्छा खैर, ये सब्जी वाले बेटे जी, एक बात जरा सोच के बताओ कि ये मैं इतनी सब्जी क्यों ले रहा हूँ? इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ, जाहिर है आप अपने बीवी बच्चों के लिए ले रहे हैं। बीवी बच्चे? किसके? आपके और किसके? अच्छा, लेकिन वो है कहाँ? घर में ही होंगे, और कहाँ है? घर में ही होंगे, लेकिन घर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। जब तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है तो तुमने मुझे इतनी सब्जी क्यों दी? किसके लिए? मेरा क्या कसूर है बाबा जी? आपने कहा सब्जी दे दो, मैंने दे दी आपको। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे लिए जान दे दो, लेट जाओ बस के नीचे, तो कैसे कैसे खब्तुल हवास लोग हैं। मैंने एक अच्छा खासा बुड्ढा सड़क पे चला जा रहा है, उसको पीछे से आवाज दे रहा है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अब उसने सब्जी ले ली तो ये नहीं बता रहे कि क्यों लिए। नहीं तो बदतमीज इंसान बुजुर्गों को तंग करते हो, समझ आती? अजी मत लीजिए, जाइए आप। जा रहे। अरे जाएं। और ये टमाटर, ये जो तुम ये नाकिस माल भेज रहे हो ना, तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं, शिकायत। हाँ,
जा रहे हैं। अल्लाह करेगा इन सब में कीड़े पड़ेंगे, इसके अलावा। हाँ, वो मैं खान साहब से पूछने गई थी कि फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं। चलो फ्रेंच फ्राइज सही, और वो भी बहुत उम्दा थे। ये वो थोड़ी थे, जो मैंने बनाए थे वो तो जल गए। नहीं भाई, कोई बात नहीं, घरदारी तो आते आते आती है। वैसे मेरी बेटी को मताने का बड़ा शौक है, और इसी वजह से उसकी तवज्जो घरदारी की तरफ देगी। वैसे किताबें बहुत पढ़ती है, वो जैसे नफ्सियात और फलसफा वगैरह। गुड गुड, सारी तारीफें सपने की ही किए चले जाएंगे। मेरा कोई जिक्र नहीं कि मैं कितनी किताबें पढ़ता हूँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुमने लिटरेचर में क्या क्या पढ़ा? मेरा मतलब है क्लासिकी अदब में किसे किसे? परसों मैं एक किताब लाया था तारीखी, उसका नाम था टार्जन की वापसी। अच्छा। अंकल कल जो मैं किताब लाया उसको मैंने पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस किताब का नाम था फिल्मी सितारों की शादियां और तलाकें। बस रहने दो। और अंकल आज जो मैं किताब लाया हूँ, सच के मेरा पेट फूल गया। आप जरूर पढ़िएगा प्लीज। क्या नाम क्या है बेटा उस किताब का? उस किताब का नाम है कहकहो का पिटारा और ही हू हा। तो सारा अदबी ज़ोक आज ही बता दोगे? देख रहे हैं अंकल आप, डैडी की इसी सख्ती की वजह से मैं एफए में माशाल्लाह 4 दफा फेल हुआ। मैं बचपन से कह रहा हूँ कि मुझे इंग्लैंड भेज दीजिए, मुझे नहीं भेजा, राबिया को भेज दिया। और वो भी 7 साल की उम्र में। मैं भी तो सिर्फ 2 साल ही छोटी थी, मैं भी जा सकती थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने उसे आला तालीम के लिए नहीं भेजा। वो तो तुम्हारी खाला बेऔलाद थी, उसने राबिया को अपनी बेटी बना लिया, वो उसे साथ ले गई। ऐसा लेके गई कि हम बहन भाइयों से मिलने तक ना दिया। छोड़ो भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम दोनों जब चाहो इंग्लैंड जा सकते हो। तो डैडी जाने दे तब ना, ये तो अहमक समझते हैं हम दोनों को। भाई वो महारानी, मेरा ख्याल ये है कि तुम्हारी साली का तुम्हारी बेटी को ले पालक बनाने का शौक पूरा हो गया होगा। बुला लो उसे, मैंने भी उसे परसों से नहीं देखा। तो मेरी भी तो तुम्हारे दोनों बेटों से मुलाकात नहीं हुई। आप इतने बरसों से गांव में रहे, न मेरी मुलाकात दिलावर से हुई और न सोहेल ने मिलने की जहमत की। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है सब, उस बूढ़े को बहुत तलाश किया। अब अगर वो नहीं मिला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप परेशान हो भाईजान, आपका दिल तो मुतमईन है ना कि आपने उस गरीब औरत की बेटी के जहेज का सामान वापस करने की कोशिश की थी। साहब, ये आवाज तो रियाजुद्दीन साहब की, लेकिन मैं साहब कब से हो गया? आ जाइए रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सबा बेटी? जी ठीक। तुम कैसे हो सोहेल मियां? जी आपकी दुआ, लेकिन आप आज इधर कैसे निकल आए? हम जल्दी आपका मकान खाली कर देंगे। ओहो, अरे क्या था, तुम तो सचमुच सीरियस हो गए? ये क्या हाल है सबा बेटी? जी ठीक। तुम कैसे हो सोहेल मियां? जी आपकी दुआ, लेकिन आप आज इधर कैसे निकल आए? हम जल्दी आपका मकान खाली कर देंगे। ओहो, अरे क्या था, तुम तो सचमुच सीरियस हो गए? ये मैं क्या देख रही हूँ? पहले तो आप बहुत सख्ती किया करते थे और एक तीला सा पहलवान भी पिछले दिनों आपने मकान खाली कराने के लिए भेज दिया था, और अब अचानक इतनी मोहब्बत कैसे टूट पड़ी? कोई और स्कीम होगी इनके जहन में। वो हम पे कोई हरबा आजमाने की जरूरत नहीं है। आपका मकान है, जब चाहे खाली करा लें। अरे बेटा, तुम्हें किसने कह दिया कि ये मकान मेरा है? हैं? भाई मैं तो किसी के लिए जायदाद का किराया वसूल करने का काम करता हूं। किसके लिए?
सोहेल साहब जानते हैं उन्हें। इन्होंने उनको देखा जरूर, मगर मिलना नहीं चाहा। और मुझे देखो कि मैं इतने महीनों से मिल रहा हूं, मुझे ये मालूम ही नहीं हो सका कि तुम अपने हो। साफ साफ कहिए रियासत, ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं आप? अब तो हर बात साफ है सब बेटी। ना सिर्फ ये मकान तुम्हारा है, बल्कि सेठ अकबर साहब की तमाम जायदाद है। क्या? डैडी का है ये मकान? हाँ, और क्या। अरे जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम लोगों से किराए का तकाजा करता रहूं तो सख्त नाराज हुआ। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो तुम्हारे डैडी हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत छोटा सा देखा था, इसलिए शक्लें भूल गया था तुम्हारी। रियाजुद्दीन साहब, मैं जानता हूं कि आपको डैडी ने भेजा। उनसे जाकर कह दीजिएगा कि आपका बेटा और बेटी भूल चुके हैं आपको। क्या कह रहे हो सोहेल भैया? बाप आखिर बाप होता है। हाँ, अगर उसने औलाद के फराइज अदा किए हो तो। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि तुम्हारी सौतेली मां 4 महीने पहले गांव में इंतकाल कर गई है। अब तुम्हारे डैडी पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, और वैसे भी वो गांव छोड़कर यहां शिफ्ट होने के इंतजाम करते हैं। शायद तुमने उनका बड़ा बंगला नहीं देखा। मुझे कोई बड़ा बंगला देखने का शौक है, ना कोई जायदाद देखने का शौक है, ना कोई बैंक बैलेंस और ना कोई समाजी मुकाम। उनसे कह दीजिएगा कि मैं और मेरी बहन जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे। गुर्बत और परेशानी की जिंदगी आखिर कब तक सोएगी? कब तक? बाप के घर में जिंदगी की हर आसाइश तुम्हारी मुंतज़िर है। किसी को धक्के देकर निकालना मुअज़्ज़िब लोगों का शेवा तो नहीं है, लेकिन आप शायद मजबूर कर दें। निकालो मुझे यहाँ से। मैं इंस्पेक्टर साहब से आज साफ साफ बात करूंगा। जी, कल से क्या मुसीबत लगा रखी है इस थाने में? जब देखो हंगामा, क्यों शोर इतना करते हो? शोर ना करूं तो क्या मैं कोई रूमानी नगमा गाऊं? अरे कौन खुश रह सकता है आपकी इस हवालात में? मेहमानों के आराम का कोई इंतजाम नहीं है, जब भी तो लोगों ने हवालात में आना छोड़ दिया है। क्या हुआ? तुम्हें क्या तकलीफ है? कोई एक तकलीफ है, रात में सो नहीं सका, देर भर खटमल जिंदी कंबल। सर, बागिया वाला शिकायत कर रहे हैं कि ये शख्स सारी रात ताले बजा रहा। तालियां? मैं कोई कव्वाली नहीं गा रहा था, मैं मच्छर मार रहा था। जी हाँ, सारी रात में मैंने ये 645 मच्छर मारे हैं। ये देखिए सारा हिसाब लिखा हुआ है, ये देखें आप, पढ़े आप। 645 मच्छर? हाँ। फिर तो तुम बहुत ही काम की आदमी हो। अच्छा। मच्छर मारने वाली स्प्रे पंप की जगह अब तुम्हें रखा जा सकता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेहमानों की खातिर का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। जरा देखिए इंस्पेक्टर साहब, रात मुझे डिनर में क्या मिला? 2 जली हुई रोटियां और छोले आंधी दाल। दाल खाते ही एक शेर मेरे मैदे से उभरा। कहिए इरशाद। अर्ज किया है, आह किस्मत में लिखी थी छोले आंधी दाल। आह किस्मत में लिखी थी छोले आंधी दाल। मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल। बस। तुम किसी होटल में नहीं, हवालात में बंद हो। जी मुझे मालूम है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब खाने पीने का ख्याल तो रखना चाहिए ना। सुबह मुझे नाश्ता क्या मिला? 9 बटर स्लाइस, 9 अंडाज, ओनली 1 कप ऑफ ठंडी ठार चाय एंड 2 पापास। देखे जरा। अच्छा, तो अब तुम नाश्ता चाहते हो? नाश्ता? नहीं। अब मैं यहाँ से जाना चाहता।
तुम नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक अटैची केस बरामद हुआ है जिसमें शादी के जोड़े और जेवरात मौजूद थे। आखिर क्यों? क्यों? हो सकता है भाई मुझे दुल्हन बनने का शौक हो, है ना भाई? खामोश रहो। क्यों भाई? कल तुमने कहा था कि वो बक्सा तुम्हारे पास कोई बाबा भूल गया था। बाबा? हाँ, यस 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 यस। लेकिन एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, जब तक वो बाबा नहीं मिलेगा क्या मेरी बोर्डिंग और लॉजिंग इसी हवालात में रहेगी, टीए और डीए के बगैर? हाँ, उस बाबा को हम तलाश कर रहे हैं। हौसले से काम लो नजीरा, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हौसले से भूख नहीं मिटती बेगम साहिबा। ये बच्चे जब दूध के लिए रोती है, मैं सोचती हूँ उसे भूखा मारने से बेहतर है किसी यतीम खाने में दाखिल करवा दूं। नहीं, हरगिज नहीं। तुम इस मासूम बच्ची को किसी यतीम खाने में दाखिल नहीं करवाओगी। बच्चे तो वहां भी पल जाते हैं बेगम साहिबा। हाँ, मैं जानती हूँ मैं कि कैसे पलते हैं वो बच्चे। मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। मैंने भी तो एक यतीम खाने में परवरिश पाई है। आपने बेगम साहिबा? ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? हाँ नजीरा, मैंने भी सारी जिंदगी एक यतीम खाने में परवरिश पाई है। मेरी आया ने मुझे बताया था कि मैं 6 माह की थी जब उस यतीम खाने में आई थी। बहुत दुख देखे हैं मैंने वहां, बहुत दुख देखे हैं। ये मेरे पास रह के भी दुखी देखेंगी। इसका बाप एक हादसे में मर गया। मैं अकेली कब तक मजदूरियां करती रहूंगी? बहुत फाके होते हैं बेगम साहिबा, बहुत फाके होते हैं। नसीरा, अगर तुम कोई नई या पुरानी सिलाई मशीन ले लो तो मेरे ख्याल में कुछ गुजारा हो जाएगा। हाँ बेगम साहिबा, मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये लो, ये मेरे पास आखिरी 1600 रुपए बचे, तुम रख लो। जी? रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ओह पकड़ो भाई। क्या आपने मुझ गरीब को सहारा दिया बेगम साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन एक वादा करो, हालात कैसे भी हो तुम इस मासूम बच्ची को किसी यतीम खाने में दाखिल नहीं कराओगी। नहीं बेगम साहिबा, अब ये मेरे पास ही रहेंगी। काश ये जानती कि यतीम खाने में रहने की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तुम्हारी तालीम और परवरिश पर हमारा 1 लाख से ज्यादा खर्च हो चुका है। अगर हमारी मर्जी पर नहीं चलोगी तो ये 1 लाख रुपया कौन अदा करेगा? मैं अदा करूंगी। ओ, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? मुझे चाहे मॉडल बनना पड़े या किसी ऑफिस में जॉब करनी पड़े, आप लोगों की सारी रकम मैं खुद किस्तों में अदा कर दूंगी। तुम्हें पक्के कागज पर यह लिख कर देना होगा कि तुमने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे और 3 माह में अदा कर दूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लाइए कागज। मैंने यतीम खाने में परवरिश जरूर पाई है, लेकिन मुश्किल हालात से लड़ने का हौसला है मुझ में। हेलो, ये क्या हो रहा है? खड़े खड़े ख्वाब देखे जा रहे हैं, वो भी दिन में? नहीं तो नहीं। फिर किन सोचों में घूमूं? कुछ नहीं सुहेल, मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं सिलजोकी साहब के किसी कमर्शियल में काम कर लूं। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें किसी कमर्शियल में काम करने का कहने की? उसने कब कहा है? ये तो मेरा अपना ख्याल है, कुछ पैसे ही मिलेंगे ना। इतने बड़े बाप की बेटी चंद 1000 रुपयों के लिए कमर्शियल में काम करेगी? क्या मजबूरी है तुम्हें? कर्ज देना है किसी का?
कर्ज नहीं नहीं, कर्ज किसका कर्ज? नो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन देखो यूं खाली बैठना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। तुम किसी कमर्शियल में काम नहीं करोगी। आखिर क्यों? जब तक तुम मेरे घर पर हो मैं तुम्हें उसकी इजाजत नहीं दे सकता। इजाजत? तुम कौन होते हो मुझे इजाजत ना देने वाले? क्या हक है आखिर तुम्हारा मुझ पर? क्या? मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मर्जी के मालिक बन जाओ। तुमने समझाया तो होता रियाज। बहुत कोशिश की अकबर साहब, बहुत कोशिश। सुहेल भी तो मुझे यहां तक कहने लगे कि अगर मैंने मजीद कुछ कहा तो मुझे धक्के देकर उस घर से निकाल देंगे। के लिए ना वो कमजोर सुतून जो गुर्बत की रेत पर इस्तेमाल है। नहीं अकबर साहब, वो दोनों अपने फैसले पे बहुत मजबूत है। इस जिद से उन्हें क्या मिल जाएगा? बाप की ख्वाहिश है कि औलाद अब आसाइश की जिंदगी गुजारे और औलाद दम की ठोकरें चाहती है। मैं उन्हें वो साया देना चाहता हूं जिससे वो महरूम रहे, लेकिन वो उसी मकान में रहना चाहते हैं। नहीं, उन्हें ये फैसला बदलना होगा। कि औलाद अब आसाइश की जिंदगी गुजारे और औलाद दम की ठोकरें चाहती है। मैं उन्हें वो साया देना चाहता हूं जिससे वो महरूम रहे, लेकिन वो उसी मकान में रहना चाहते हैं। नहीं, ये फैसला बदलना होगा। ये फैसला तब्दील नहीं हो सकता डैडी। वो जवाब जो हम आपके कारिंदे को दे चुके हैं वही आपके लिए भी है। ये जानती हुई भी कि मैं खुद तुम्हारे पास चल के आया हूं। जी हाँ, हम आपके इन कदमों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इज्जत बख्शी है, लेकिन आपने हम तक आने में बहुत देर कर दी है डैडी। आपके बच्चों और आपके कदमों के दरमियान गुजरे बरसों का एक तवील फासला है। सुबह बेटा तुम ही समझाओ इसको। मैं क्या कहूं डैडी, आपके बगैर भैया ने जो दुख उठाए हैं मैं भी उनमें शरीक रही। ये दुख नहीं है सिवा, बाप की शफकत का एक लम्स औलाद के बहुत से दुखों पर मरहम रख देता है। ये तो वो जख्म है जो हमने अपनी रूहों पर खाए हैं, रूहों पर। ये कभी मुंतमिल नहीं हो सकते। अगर तुम अपने बाप की मजबूरियों को जान जाओ तो शायद मुझे इतना कसूरवार नहीं ठहराओगे। तकलीफ दे मासी को दोहराने का कोई फायदा नहीं। खैर, भूल जाओ इसे। कैसे भूल जाऊं मैं अपनी महरूमियों को? कैसे भूल जाऊं मैं अपनी मां की मौत को? कैसे? 6 साल पहले वो बगैर दवाओं की मौत की आखिरी हिचकियां ले रही थी और आप उस वक्त आए थे जब हम आपका इंतजार करती हुई इन पथराई हुई आंखों को एक बेजान जिस्म के साथ दफन कर चुके थे। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हारी मां की मौत की इत्तला मुझे बहुत देर से दी। हमें किसी यकीन की जरूरत नहीं है डैडी।
न माजी में आपकी कोई मजबूरियां और न मुस्तकबिल में आपको कोई वादा नहीं चाहिए। हम जिस हाल में भी हैं जिंदगी गुजार लेंगे अपनी। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे बाप के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद हो और उसकी औलाद एक कम तर दर्जे की जिंदगी गुजारे? तुम्हारे लिए मेरे पास एक घर यहां मौजूद है, तुम दोनों वहां चले आओ। कोई फायदा नहीं डैडी, हम तो इन तकलीफों के आदी हो चुके हैं। हाँ, आसाइशों के बगैर जीना सीख लिया है हमने। औलाद के बगैर जहां आपने इतने बरस गुजारे हैं, कुछ भी ऐसा हो सही, हम आपको उस खूबसूरत घर के दरवाजे पर कभी कदम नहीं रखेंगे डैडी। आप समझ लीजिएगा कि आपकी औलाद आपके लिए मर चुकी है। ये कौन है? बताइए, मैं जरा साथ वाले होटल में चाय पीने चला गया, ये क्या बला नाजिल हो गई? कौन है भाई? उठो भाई। चाचा, चाचा जी। बदतमीज नौजवान, एक बुढ़े बाबा को उठाने का ये कौन सा तरीका है? मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ बाबा जी, मगर आप फिर भी यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? मैं ख्वाब देख रहा था कि एक हसीन ज़ईफा चिलमन की ओट से मुझे झांक रही है। मैं अभी मुस्कुराया ही था कि तुमने मुझे जगा दिया। बाबा जी, ये आपका बेडरूम नहीं है, ये अब्दुल बाकी स्टेट एजेंट का दफ्तर है। ओए, कौन सा स्टेट एजेंट? अब ये सुजुकी प्रोडक्शन का दफ्तर है। आई एम द डायरेक्टर और ये अब मैं इधर लगाऊंगा। जी क्यों नहीं, अब ये दफ्तर बम्बे फर्नीचर के आपने ले लिया है। बाबा जी, अब ये इस दफ्तर के नए मालिक हैं, मिस्टर सुजुकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके नाना है? हाँ जी, ये नाना होंगे आपके। तो फिर कौन है ये और क्या कर रहे हैं मेरे दफ्तर में? मैंने एक राहगीर से कहा कि रहने का ठिकाना चाहिए, उसने इस तरफ इशारा कर दिया। इस तरफ इशारा कर दिया? तो बाबा जी, आप रिमोट कंट्रोल से चलते हो? यानी कि एक्सक्यूज मी, और ये रेलवे मुसाफिर खाना नहीं है, प्रोडक्शन का दफ्तर है। किसका? हाँ बाबा जी, ये इश्तिहारी फिल्में बनाते हैं, आपने टीवी पर देखी होंगी। बहन, आप अपने बालों की हिफाजत के लिए भैंस मार का शैम्पू इस्तेमाल करती हैं? जी नहीं, मैं बाल बच गई। और मेरी फिल्म तो वो थी जिसमें एक ऐसे बाबा जी अपने सफेद बालों में काली घटा हेयर कलर लगाकर बाल काले कर लेते हैं, तो एक खूबसूरत और फोटोजेनिक मॉडल फ्रेम में एंटर होकर कहती है, जमाल तुम मुझसे शादी कब करोगे? तो वो बाबा जी मुस्कुरा कर कहते हैं, भाई ये है काली घटा हेयर कलर का कमाल, मैं जमाल नहीं हूं, उसका बाप हूं। वाह 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 भाई, क्या अच्छा इश्तिहार है ये। और कैसे अच्छा नहीं होगा? पूरे 250 रुपए राइटर को दिए थे और 50,000 मॉडल को। 50,000? 50,000? आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि मुझे मॉडल बना ले? भाई खासा खूबसूरत और फोटोजेनिक हूँ और अच्छा खासा बोल भी लेता हूँ। बहन, अपने होंठ लाल करने के लिए कौन सा पान खाती हैं आप? जी नहीं, मैं पान नहीं खाती, सिर्फ आप लिपस्टिक इस्तेमाल करती हूँ। और ये तो लेडीज इश्तिहार है। हाँ, लेडीज हो गई तो हाँ, तो मर्दाना इश्तिहार भी कुछ यूं बोल सकता हूँ मैं कि आप भी
मेरी तरह अपनी हसीन जिल्द की हिफाजत कीजिए। हमेशा सफा चट शेविंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए। कैसा रहा? लाओ 50,000 रुपए, लाओ लाओ लाओ। यानी कि एक्सक्यूज मी, और किस बात के 50,000? इश्तहार बोला है मैंने। और इस तरह 50,000 नहीं मिलते। तो किस तरह मिलते हैं? जंगलूस टाइप इंसान, इससे कहो कि 50,000 मुझे फौरन दे दे, वरना। जी बुजुर्गों, बात सुनो। पहले फिल्म बनती है, फिर क्लाइंट बिल अदा करता है, फिर फिल्म रिलीज होती है। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इश्तहार बोल दिया, मेरा काम खत्म। निकालो मेरी रकम। ओए अब्दुल बाकी, ओए इसको निकालो यहाँ से, क्या मुसीबत आ गई है? आप बाहर चलिए। मैं इश्तहार बोला है। आप बाहर तो चलिए। 50,000 रुपए, 50,000। आप बाहर चलिए। 50,000 रुपए इश्तहार बोला है। 50,000 का इश्तिहार बोला है, कर लो प्रोडक्शन। देखिए साहब कैसे चमका दिए। गुड, बहुत अच्छे। वो मैंने रमजू को सूट इस्त्री करने के लिए कहा था,